दोस्तों, तारीखी तौर पर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के तमाम ही फौजी हुक्मरान इंडिया के साथ सफारती ताल्लुकात ठीक करने की ख्वाहिश और कोशिश में सिविलियन हुक्मरानों से हमेशा सबकत ले जाते हैं, लेकिन इस जस्तजू पर उन्हें कभी किसी मनफी अवामी राय या रद्द अमल का सामना नहीं करना पड़ा। इंडिया को मुश्तरका दिफाई मुआहदे की पेशकश हो, सफारती ताल्लुकात चलाने हों या इंडिया के साथ मरहलावार मुज़ाकरात का अमल शुरू करना हो, माजी की रवायात बताती हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज हुक्मरानों ने किसी भी इक़दाम के ज़िम्न में राय आमा या रियासती मशीनरी के मामूली तामल या जवाबी रद्द अमल की ज़्यादा परवाह नहीं की। अयूब खान हो, जनरल ज़िया या फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, सब ही जवाबी रद्द अमल को भड़काए बगैर ही इंडिया के साथ आला तरीन सतह पर सफारती उमूर निपटाने में शरीक रहे हैं। अयूब खान के मुश्तरका दिफाई मुआहदे की पेशकश के बाद जनरल ज़िया उल हक इंडिया ब्रास टैक्स फौजी मशकों के नतीजे में पैदा होने वाली फौजी कशीदगी ख़त्म करने की गर्ज से क्रिकेट डिप्लोमेसी यानी क्रिकेट के सफारतकारी के मकासद हासिल करना के आला तरीन मामले के साथ सामने आए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक कदम और आगे चले गए। मुशर्रफ वाजपेयी मुश्तरका बयान की तहरीर कुछ यूं है कि सदर परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म वाजपेयी को यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तानी कंट्रोल में किसी भी इलाके को किसी भी तौर पर दहशत गर्दों की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी फौजी हुक्मरान हर बार अपने अदवार में इंडिया को अमन की पेशकश करने में क्यों कामयाब होते हैं और उस पर कोई सियासी रद्द अमल क्यों नहीं होता? सियासी माहिरीन इस मामले को निक्सन चाइना सिंड्रोम से तशबीह देते हैं। ये इस्लाह अमरीकी सियासी और सफारती हलकों में निक्सन के तारुफ के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो कि कट्टर कम्युनिस्ट मुखालिफ के तौर पर मकबूल थे और चीन को बतौर कम्युनिस्ट ताकत हद में रखने की कोशिश में रहते। निक्सन चाइना सिंड्रोम क्या है और उसका पाकिस्तानी रहनुमाओं पर कैसे इत्तलाक होता है? सन 1950 और 60 एक ऐसा दौर था जिसमें कम्युनिस्ट मुखालिफ और अमरीकी मुआशरे में कम्युनिस्टों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के जज्बात में इजाफा हुआ। इस ज़िम्न में रिचर्ड निक्सन कम्युनिस्ट मुखालिफ मुहिम चलाने वाले एक स्टार और हीरो बनकर उभरे, लेकिन बाद में जब वो सदर बन गए तो वो कम्युनिस्ट चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की हद तक चले गए और आखिरकार बीजिंग का दौरा भी किया। इस तरह अमरीकी सियासत का ये मुहावरा बन गया कि निक्सन चीन गए या निक्सन चाइना सिंड्रोम, जो ये जाहिर करता है कि निक्सन जैसा कट्टर कम्युनिस्ट मुखालिफ ही चीन जा सकता है और हकीकी सियासी वजूहात या मंतक पर इत्तेहाद बना सकता है। अमरीकी मुआशरे में निक्सन को इतना शदीद कम्युनिस्ट मुखालिफ समझा जाता था कि किसी कम्युनिस्ट ताकत के साथ दोस्ती के इक़दाम को उनकी सियासी चाल समझकर उस पर कोई भी एतराज़ नहीं करता था और अमूमन यही ख्याल किया जाता था कि उसके पीछे भी यकीनन कोई सियासी मंतक होगी। ज़िया के बाद पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सियासतदान को ये इस्तेहकाक मिला कि वो निक्सन चाइना सिंड्रोम के समराज से मुस्तफ़ीद हो सके। ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। उनके निक्सन चीन गए लम्हात का आगाज़ 1997 के इब्तदाई महीनों में शुरू हुआ, जब वो इंतखाबी मुहिम पर थे। उनका ये दावा था कि इस बार इक़्तिदार में आने के बाद वो पहला काम इंडिया से ताल्लुकात को ठीक करने का करेंगे। नवाज शरीफ को कौमी असम्बली यानी आवान ज़ेरी में 2/3 अक्सरियत मिल गई और मजहबी दायां बाजू सुकड़कर ना होने के बराबर रह गई। ये दाएं बाजू की वो मजहबी जमातें थीं जिन्होंने इंडिया से दोस्ती की पेशकश की मुखालफत की थी। इक़्तिदार में आने के 2 साल के अंदर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शुरू करदा बैक चैनल सफारतकारी के समरात आना शुरू हो गए और उस वक्त के इंडियन वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी फरवरी 1999 में तारीखी बस दौरे पर आए। लाहौर सरबराही इजलास के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रक्चर्ड बातचीत बहाल हो गई। उस सफारती पेशरफ्त को तबाह करने के लिए दाएं बाजू की मजहबी जमातें एक बार फिर बाहर निकल आईं और मुबस्सरीन के बकौल फौज ने उस मौका को खराब करने की पूरी कोशिश की। ताहम कोई हरबा कारगर साबित न हो सका और नवाज शरीफ की मकबूलियत में बज़ाहिर कोई कमी न आ सकी।
वजारत उज़्मा के तीसरे दौर में उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जाने लगा जो पाकिस्तान में इंडियन मफादात के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तानी फौजी हुक्मरानों को ऐसे इल्जामात और अलकाबात से हमेशा इस्तिस्ना हासिल रहा है। यही वजह है कि उन्होंने हमेशा बड़ी आसानी और सहूलत के साथ वसी और लचकदार अहदाफ के साथ आला तरीन सफारती सतह पर इक़दामात उठाए। पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ और फौजी हुक्मरान जनरल अय्यूब खान की तरबियत बरतानवी फौजी रवायत के मुताबिक हुई थी और वो बर्रे सगीर के दिफा के बारे में अपने बरतानवी पेशरों वाले स्ट्रेटजी के तसव्वुरात रखते थे। तकसीम बर्रे सगीर के वक्त बरतानवी जनरल स्टाफ का ख्याल था कि बर्रे सगीर के दिफा और स्ट्रेटजिक लिहाज से बरतानवी इंडियन आर्मी का बंटवारा कतई दानिशमंदी नहीं, क्योंकि उस मकसद के लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मुश्तरका कोशिश दरकार होगी। ऐसा दिखाई देता है कि तकसीम के बाद भी जनरल अय्यूब खान उसी तसव्वुर के ज़ेरे असर रहे, क्योंकि मई 1959 में अय्यूब खान ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बर्रे सगीर के मुश्तरका दिफा का ढीला ढाला इंतज़ाम कायम करने की तजवीज़ दी थी। नेहरू ने फौरी रद्द अमल में पाकिस्तानी इक़दाम को मुश्तरका सिक्योरिटी मुआहदे के लिए अपनी हुकूमत की नापसंदीदगी के बायस और नाकाबिले अमल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अय्यूब खान की पेशकश के चंद ही दिन बाद 4 मई 1959 को इंडियन पार्लियामान से खिताब करते हुए इंडियन रहनुमा ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसी और मुल्क के साथ फौजी इत्तिहाद करने की तजवीज़ नहीं देते। बाद में जब इंडियन आर्मी को 1962 में चीन के हाथों शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उन दिनों वजीर आजम नेहरू से मुलाकात करने वाले अमरीकी हुकाम का कहना है कि उन्होंने जनूबी एशिया में कम्युनिस्ट या चीन के खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर वसाइल बरूए कार लाने की मंतक का एतराफ़ किया। इंडिया के शुमाल में चीनी फौज की पेशकदमी के बाद इंडिया और नेहरू बहुत ज्यादा दबाव में थे। अमरीकी पाकिस्तानी फौजी हुकूमत को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि चीनी खतरे के पेश नज़र इंडिया का सकूत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगा। ताहम अय्यूब खान इंतहाई नाखुश और नाराज थे कि उनके मगरबी इत्तिहादी यानी बरतानिया और अमरीका दोनों चीन के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए इंडिया को मसल्लह कर रहे हैं और उसकी इस्तादाद बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत ने चीन के फौजी खतरे के नतीजे में इंडिया में होने वाले वाकयात को इंडियन चुंगल से कश्मीर छीनने के मौके के तौर पर देखा। ताहम अय्यूब खान उस तरफ ना गए और उसके बरक्स अमरीका और इंडिया के मशवरे को मानकर तनाज़ा कश्मीर पर इंडिया से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। पाकिस्तानी और इंडियन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात के 4 अदवार के नतीजे में तनाज़ा कश्मीर के हल पर दोनों ममालिक करीब ना आ सके। अमरीकी सफारतखानों ने वाशिंगटन को मतला किया कि अय्यूब खान मुल्क के अंदर सियासी ग्रोहों के दबाव में आते जा रहे हैं जो कश्मीर पर इंडिया से मुज़ाकरात को बेफायदा समझते हैं। लेकिन अय्यूब खान ने इस दाखिली तूफान का सामना करते हुए इंडिया को चीनी फौज से लाहक संगीन खतरे के मुकाबले में रिलीफ फराहम किया था। मैकगार के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के मुश्किल ये थी कि इंडिया के शुमाल में चीनी फौजी मुदाखलत के पेश नज़र इंडिया को असलहे की फराहमी के फैसले के बाद अमरीका अपने फौजी इत्तिहादी पाकिस्तान को खुश करना चाहता था। अय्यूब खान चाहते थे कि अमरीकी उस फौजी अमदाद को बतौर हरबा इस्तेमाल करते हुए नई दिल्ली को कायल करेंगे कि वो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ मुआमला तय करने पर आमादा हो। अमरीका ने यह काम ना किया, हालांकि अय्यूब खान इंडिया से बातचीत जारी रखे हुए थे। सन 1986 की आखिरी समाही में इंडियन फौज ने ब्रास टैक्स के नाम से बर्रे सगीर के तारीख की सबसे बड़ी डिवीजन कोर सतह की फौजी मशकों का आगाज किया। पाकिस्तान ने इंडियन इकदाम को इस खतरे के तौर पर लिया कि ये फौजी मशकें पाकिस्तान के सियासी तौर पर अफरा तफरी का शिकार सूबा सरहद पर बड़े हमले में बदल सकती हैं, क्योंकि उनका रुख पाकिस्तानी सरहद की तरफ था। पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम अभी इब्तदाई मराहल में था और पाकिस्तान अपनी जोहरी सलाहियत के हुसूल और ऐलान से कम अज कम 12 साल के फासले पर था। उस वक्त ब्रास टैक्स को पाकिस्तान की बका और सलामती की स्ट्रेटजी के खतरे के तौर पर देखा गया। पाकिस्तानी और इंडियन फौज एक दूसरे के सामने सफ़े आरा थीं
راجستھان اور پنجاب کے بین الاقوامی سرحد پر دونوں فوجیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ سرحد کے دوسری جانب بری افواج کے حملہ کرنے کے انداز میں تعیناتی جاری تھی۔ فضائیہ پہلے ہی ہائی الرٹ کے حالت میں تھیں۔ آرم ڈویژن سرحد کے قریب آ چکے تھے۔ اس بحران کو عام طور پر اسی نام سے ہونے والے انڈین فوجی مشقوں کے نام سے براس ٹیکس بحران سے موسوم کیا جاتا ہے، جس پر محققین میں بہت ساری عالمانہ بحث ہوئی، لیکن اس امر پر شاید ہی کوئی اختلاف ہو کہ انڈیا کی فوجی مشقوں کا درجہ اور پاکستانی وجود کی بقا اور سالمیت کو لاحق خطرے نے ہی پاکستانی سیکیورٹی منصوبہ سازوں کو عجلت میں جوہری آپریشن کی تیاری کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے پر مجبور کیا۔ اسلام آباد اور نئی دلی دونوں طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، کیونکہ بظاہر جنگ سر پر کھڑی تھی۔ دونوں طرف کے دارالحکومتوں میں جنگی جنون تھا۔ پاکستان میں انڈیا مخالف جذبات انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود جنرل ضیاء معمول سے ہٹ کر 4 فروری 1987 کو انڈیا کے شہر جے پور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے کرکٹ میچ دیکھنے چلے گئے۔ انڈین وزیر اعظم راجیو گاندھی سے فوجی کشیدگی کم کرنے کے لیے ملاقات کی۔ ضیاء اور راجیو گاندھی دونوں فوجی کشیدگی کے خاتمے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کے سمجھوتے پر متفق ہو گئے۔ فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ جے پور میں راجیو ضیاء سمٹ کا تعلق کشیدگی کے حل سے نہیں، بلکہ یہ اشارہ دینے کے لیے تھا کہ بحران گزر گیا ہے۔ تاہم پاکستانی فوجی سربراہ کی طرف سے فوجی کشیدگی کے ختم ہو جانے کے اظہار کے طور پر یہ ایک نہایت غیر معمولی چال تھی، حالانکہ اس وقت پاکستانی معاشرہ انڈیا مخالف جذبات میں جکڑا ہوا تھا۔